मेरे शिष्य उग्रसेन जी एवं इस वेबिनार में से जुड़े समस्त श्रोतागण, मैं अभी सुन रहा था उग्रसेन जी को। उन्होंने मेरे लिए बहुत विस्तृत अच्छी बातें कही हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, इसके लिए उनको धन्यवाद। अभी जो प्रस्तुत विषय है गोरखपुर परिक्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि पर्यटन पर क्यों जोर दिया जाए, क्यों उसकी संभावनाएं दी जाए। ऐसा इसलिए है कि पर्यटन अपने आप में एक ऐसा उद्योग है जो बहुत दूर दूर तक जिसकी बात फैली हुई है। पर्यटन सिर्फ एक उद्योग नहीं है, वरन इसका दूरगामी प्रभाव होता है जिसको हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं या कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। अर्थात एक पर्यटक जब किसी क्षेत्र में जाता है, कहीं रुकता है, कुछ धनराशि व्यय करता है, तो वह धनराशि सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मिलती, जो उसकी सेवा करता है उसी को नहीं मिलती, वरन कई मार्गों से होते हुए आम जन तक पहुंचती है। इसलिए पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक गोरखपुर परिक्षेत्र का प्रश्न है, तो गोरखपुर परिक्षेत्र को मैं संकीर्ण दृष्टि से नहीं परिभाषित करूंगा, क्योंकि पर्यटन एक बहते जल के समान है। एक बहती हुई जलधारा बहती चली जाती है और वो कहीं रुकती नहीं जब तक उसको जबरदस्ती रोका न जाए अथवा वो स्वयं न रुके किसी न किसी अवरोध के कारण। उसी जलधारा की तरह पर्यटन को भी यदि ऐसे ही बहने दिया जाए, जैसे कोई नदी, मान लीजिए राप्ती नदी निकलती है हिमालय से और बहती चली जाती है, उसके जल का यदि कोई उपयोग नहीं किया जाए तो बहते बहते समुद्र में चली जाएगी और उसका बहना न बहना बराबर होगा। उसी प्रकार पर्यटन, जितनी देर किसी क्षेत्र में कोई पर्यटक रुकता है उतना ही वह उपयोगी सिद्ध होता है उस क्षेत्र के लिए। इस दृष्टि से और वह पर्यटक किसी एक क्षेत्र या परिक्षेत्र से बंधा नहीं होता। पता नहीं कहां से चल के आया है और कहां उसे जाना है और इस बीच में किसी क्षेत्र से गुजर जाता है। इस दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से गोरखपुर परिक्षेत्र को कम से कम एक व्यापक क्षेत्रीय रूप में देखना चाहिए, जिसका दक्षिण में वाराणसी, प्रयागराज से लेकर लखनऊ और नेपाल तक ये सब गोरखपुर परिक्षेत्र में आएगा पर्यटन की दृष्टि से। तो इसलिए हमें व्यापक दृष्टि डालनी होगी और यदि गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा देना है, गोरखपुर को पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाना है, तो हमें न सिर्फ गोरखपुर वरन जैसा अभी हमने बताया इस क्षेत्र में पटना को भी आप शामिल कर सकते हैं। पटना, वैशाली, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, फैजाबाद, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और अंदर नेपाल के अंदर पोखरा और काठमांडू तक इसमें समेटा जा सकता है। यह तो रही बात कि गोरखपुर परिक्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से गोरखपुर परिक्षेत्र का कितना विस्तार है।
इसकी कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। यह तो ऐसे वृत्तों की तरह है, एक केंद्र मान के आप वृत्त खींचेंगे, दूसरा वृत्त खींचेंगे, दूसरे केंद्र से तीसरा वृत्त खींचेंगे, और सब वृत्त एक दूसरे पर अध्यारोपित होते चले जाएंगे। अनंत क्षेत्र है इसका। इस दृष्टि से हम देखें कि गोरखपुर में क्या संभावनाएं हैं। गोरखपुर में संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन हमें इसका SWOT एनालिसिस करना पड़ेगा। SWOT SWOT, SWOT अर्थात स्ट्रेंथ, W अर्थात वीकनेस, O अर्थात अपॉर्चुनिटी और T अर्थात थ्रेट्स। पर्यटन की दृष्टि से गोरखपुर परिक्षेत्र की क्या ताकत है, पहले इस पर विचार कर लें संक्षेप में। तो अभी तो ताकत दिखाई नहीं पड़ती। अभी गोरखपुर पर्यटन की दृष्टि से एक तरह से अंधेरे में पड़ा हुआ है, परंतु इसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। कई तरह के पर्यटक गोरखपुर परिक्षेत्र में आते हैं। पहले तो हम बात कर लें भारतीय और विदेशी पर्यटक। भारतीय पर्यटक ज्यादा दिखाई पड़ सकते हैं, विदेशी पर्यटक कम दिखाई देते हैं, परंतु गोरखपुर की अवस्थिति ऐसी है, वाराणसी, पोखरा, काठमांडू के बीच में अवस्थित है, उधर लखनऊ से लेकर पटना वैशाली के बीच में अवस्थित है। एक तरह से एक क्रॉस रोड है पर्यटकों के लिए, और किसी भी प्रकार का पर्यटक हो, चाहे उसकी रुचि धार्मिक पर्यटन में हो, चाहे उसकी रुचि इको टूरिज्म में हो, वो परिदृश्य देखना चाहता हो, या उसकी रुचि संस्कृति जानने समझने में हो, या उसकी रुचि स्वच्छ पर्यावरण में हो, जहां वो जाके कुछ रह सके, रिफ्रेश हो सके। इन दृष्टियों से हमें देखना पड़ेगा। तो गोरखपुर परिक्षेत्र में मेरे समझ से धार्मिक पर्यटन की तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और वो उभर भी रही। आप देख रहे हैं कि गोरखपुर परिक्षेत्र में पर्यटन के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी, संबद्धता का तेजी से विकास हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहले से निर्मित NH-28 जो सिलचर से गुजरात को जोड़ती है और गोरखपुर लखनऊ होते हुए जाती है। अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक और दूसरी तरफ वाराणसी का जुड़ाव, प्रयागराज, ये सब मिलके कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी जी का विशेष ध्यान इस ओर है कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, चाहे वो सड़क संबद्धता हो अथवा वायुयान की संबद्धता हो, जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। और इसमें अभी गोरखपुर से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में बागडोर आई है प्रदेश की, तब से गोरखपुर को विशेष लाभ मिला है। पूरे प्रदेश को लाभ मिला है, लेकिन गोरखपुर को विशेष लाभ मिला है, जिससे पर्यटन की संभावनाएं अपार हो गई हैं। गोरखपुर से अब गोरखपुर वायु मार्ग से सीधे दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई, अन्य मेट्रोपॉलिटन सेंटर से देश के जुड़ गया है। ये सब आकर्षित हो सकते हैं इस क्षेत्र में आने के लिए। मैं कहता हूं हो सकते हैं, अभी हुआ नहीं है। इसमें धार्मिक पर्यटन का विशेष महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर बुद्ध का क्षेत्र, बुद्ध के क्षेत्र के, तो इस तरह से गोरखपुर परिक्षेत्र को इस रूप में समझना चाहिए। केवल गोरखपुर और आसपास का क्षेत्र सीमित नहीं है। और हमने कहा यहाँ धार्मिक पर्यटन की तो संभावनाएं अपार है, तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन के अतिरिक्त यात्रा की टेली कम्युनिकेशन द्वारा और सुविधाओं के अतिरिक्त सूचनाओं का आदान प्रदान, टिकट प्राप्त करना, यात्रा को सरल से सरल बनाना, यात्रा को सत्वर से सत्वर बनाना, ये बढ़ती कनेक्टिविटी के कारण, चाहे वो यान की कनेक्टिविटी हो, सड़क की कनेक्टिविटी हो, रेल की कनेक्टिविटी हो, अभी इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। तो स्ट्रेंथ है ये। और अभी अयोध्या में श्री राम के मंदिर निर्माण से ये तो और भी चमकने वाला है, क्योंकि उससे विदेशी पर्यटक भी बहुत आकर्षित होंगे। देश के पर्यटक तो आते ही हैं, धार्मिक भावना से ओतप्रोत, तो चाहे साथ जितनी कठिनाई हो वो सब बर्दाश्त करते हुए अयोध्या पहुंचते रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के भव्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाने से अब भविष्य इसका बहुत उज्जवल हो रहा है, जिसके कारण ये विदेशी पर्यटकों को भी भारी संख्या में आकर्षित करेगा। उसी तरह से नाथ संप्रदाय में जिसकी रुचि है, गोरखनाथ मंदिर उसका केंद्र है। और वहां नेपाल तक के और भी विदेशों से पर्यटक पहुंचते हैं, पहुंचेंगे और अधिक संख्या में। कबीर पंथी लोग, उनके लिए मगहर बहुत बड़ा केंद्र है दर्शन का, वहां लोग पहुंचेंगे। तो बढ़ती कनेक्टिविटी जिसकी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है, हो रहा है, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसके प्रति सचेत यथार्थ धरातल पर लाना चाह रहे हैं। और वो समय अब दूर नहीं है, अधिक से अधिक 2025 तक, जबकि गोरखपुर वेरी वेल कनेक्टेड प्लेस हो जाएगा, देश से विदेश से। और अपने लखनऊ से भी 25 अक्टूबर से समाचार पत्रों के समाचार के अनुसार 25 अक्टूबर से लखनऊ से भी यह फ्लाइट गोरखपुर के लिए प्रारंभ होनी जा रही है। तो इस तरह से रीजनल कनेक्टिविटी, लोकल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, टेली कम्युनिकेशन के साथ मिलकर यात्रा इतनी सहज होने जा रही है, इतनी सरल होने जा रही है, इतनी सस्ती होने जा रही है कि पर्यटक यहाँ भारी संख्या में उनका जमावड़ा होने लगेगा। ये तो रही धार्मिक की जो रूपरेखा मैं देख रहा हूँ, ये स्ट्रेंथ है। दूसरा इसके लिए धार्मिक के अलावा पर्यावरणीय दृष्टि से जो इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म के लिए भी कम आकर्षक क्षेत्र ये नहीं है। प्रकृति ने यहाँ पालों की संख्या प्रकृति के कारण भरमार है, ऑक्सफोर्ड लेक्स हैं वो, और उनमें रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित सबसे मनोहारी, सबसे सुंदर, आकर्षक, और उसके आकर्षण में भी चार चांद लग रहे हैं। अब वहां वो जू भी बन के लगभग तैयार है, शायद इसी वर्ष के अंत तक जू खुल जाएगा सबके लिए। तो वो जैव उद्यान और इस तरह से पखीरा ताल, चुराहा ताल, और बिहार के कई क्षेत्र में जाएं तो ये तालों से भरा हुआ है। वहां पर वैशाली जैन मंदिर, जैनों का जो संप्रदाय है, ये सब यदि पर्यटक एक जगह कहीं आता है तो वहीं नहीं रहता, वो और भी आकर्षित होता है। वहां आकर उसे पता चलता है कि समीप में ये दूसरे भी स्थल है, तो वहां भी जाने को आकर्षित होता है। गोरखपुर क्षेत्र में मेरी समझ से दो, एक तो पर्यटन
की संभावना जब ये प्रस्फुटित हो जाएगी पूरी रूप से, तो वह यहाँ के लोगों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, गरीबी उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करेगा, लोगों के जीवन स्तर के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा एक और जो अभी सुप्त संभावना है वह है जिसको हम कहें थे रूरल टूरिज्म। अब नगरों से उठ चुके हैं और विदेश के लोग तो प्रायः नगरीय वातावरण से उठ चुके हैं, इसलिए वो जाना चाहते हैं सुरम्य वातावरण में, देहाती क्षेत्र में। वहां तो विदेशों में ऐसा है कि हर छोटे बड़े कस्बे में पर्यटक को आकर्षित करने के लिए उसके ठहरने खाने की व्यवस्था ऐसे बनी है जैसे वहां का लोकल किसान रहता है। इस तरह से यदि आप देखें तो गोरखपुर व्यापार संस्थाएं हैं जहां पहुंच मार्गों के सहारे सहारे जो पर्यटक देहात का आनंद लेना चाहता है, वहां के स्वच्छ सुरम्य वातावरण का आनंद लेना चाहता है, उसके लिए यदि हर छोटे बड़े कस्बे में इस तरह की व्यवस्था बना दी जाए, टूरिस्ट गेस्ट हाउसेस, टूरिस्ट के ठहरने का स्थान, तो ये अपार संभावनाओं से भरा हुआ हो। गोरखपुर में पर्यटन के अतिरिक्त एक दूसरा पक्ष है जो बहुत ज्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट प्रदान करता है, कर रहा था। इधर कुछ सरकारी नीतियों के कारण अधोगति में था और अब उसका पुनरुत्थान हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से, और वह है गन्ना। गन्ना हरितिमा प्रदान करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। चीनी तो ठीक है, उसका एक मुख्य प्रोडक्ट है, लेकिन से वो बनने जा रहा है एथेनॉल, और एथेनॉल बनाने की संभावनाएं है। वो तो खैर औद्योगिक क्षेत्र की बात है। उसके अतिरिक्त गर्मी, यदि इस क्षेत्र से गुजरेगा कोई तो उसे चारों उनकी हरियाली, उसके आपसे पूरा पार्क पर बड़ा आनंद मिलता है। बस योगी आदित्यनाथ आश्रम में और उस में बड़ा भारी होता, वह भी हेलो जी, ये आवाज कुछ आ रही है? नहीं, डाउन नहीं आएगी, हो गया। अच्छा, तो ये संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं। शर्त ये है कि इस कनेक्टिविटी को प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए। जरूरत है बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट की। इस क्षेत्र में की नदियां, यूरोप का कोई आदमी यदि वो राइन देख के आता है और नदियों को देख के आता है, तो जब भारत में आएगा तो उसे लगेगा कि वो यूरोप की नदियां यहाँ के नालों की तरह है, और यहाँ का सरजू, गंगा, इस तरह की बड़ी चौड़ी नदियों को देख के वो प्रफुल्लित हो जाता है। नदियां अपने आप में जैसे आकर्षण है पर्यटकों के लिए। उनका जल यदि स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ रहे, निर्मल हो, तो इतने पर्यटक आएंगे इस सबका आनंद लेने के लिए जिसका आकलन करना आज से कठिन है। इस तरह से गोरखपुर परिक्षेत्र में, मैंने अभी बताया, परिक्षेत्र का सिर्फ गोरखपुर या उसके
आसपास का क्षेत्र नहीं, वरन एक 300 किलोमीटर का यदि आप अभ्यास खींचें, पटना, गया, बनारस, प्रयागराज, हैदराबाद, लखनऊ, पोखरा, काठमांडू, ये परिक्षेत्र में आएगा और यहाँ पर हर प्रकार का लैंडस्केप मिलेगा। खास करके नेपाल तो बहुत ही विदेशी पर्यटक आते हैं और उन विदेशी पर्यटकों के लिए गोरखपुर एक ट्रांजिट सेंटर बन सकता है। जैसा आपने कहा कि नदियों के प्रवाहित जल की तरह यदि उसका उपयोग न किया जाए तो बेकार चला जाता है हमेशा हमेशा के। जल नियोजन की का एक मूल मंत्र है कि जल के हर बूंद का अधिकतम उपयोग और अधिक से अधिक जमीन पर वो आहारे प्रवाहित होता है। लेकिन अधिक से अधिक जमीन पर रुके भी उसी तरह से पर्यटक प्रवाहित होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाता है, परंतु जहां वो जितनी देर तक ठहरेगा, जितनी देर तक रहेगा, वहां के अर्थतंत्र के लिए, वहां के उसके प्रभाव के लिए, चाहे वो होटल हो, चाहे प्रोडक्ट्स की बिक्री हो, चाहे होटल में रहने से जो आय होती है हो, मजदूर से लेके आप कल्पना कीजिए अगर रामगढ़ ताल के किनारे एक अच्छा सा पर्यटक आवास जो बन रहा है और या जिसका जीर्णोद्धार होने वाला है, तो वहां कितनी आमदनी आएगी। होटल की सीधे जो पे करेगा होटल का रेट तो होगा ही, साथ साथ होटल में खाने पीने की सुविधा, साथ सामान में जो कुछ भी आता है, बढ़ई का, लोहार का, धोबी का, सबका अंशदान उसमें हो जाता है। और इस तरह से जो पर्यटन से आय होती है, पर्यटक से आय होती है, सबकी जेब में न्यूनाधिक पहुंचता है। इस दृष्टि से गोरखपुर में अपार संभावनाएं हैं। कनेक्टिविटी जिस गति से बढ़ रही है उस गति से भी बढ़ती गई। यदि जो योगी आदित्यनाथ जी का सपना है वो पूरा हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये पर्यटन का विदेशी, देशी, धार्मिक, पर्यावरणीय और देहाती पर्यटन ये सब का ये बड़ा भारी केंद्र होगा। परंतु हम जो व्यवस्था है उसकी कुछ कमजोरियां भी हैं, वीकनेसेज हैं। वो वीकनेसेज क्या है? वो वीकनेसेज ये है कि सबसे बात यहाँ में व्याप्त गरीबी, अन्य उपायों से सिर्फ पर्यटक पूरी गरीबी नहीं दूर कर सकता, अन्य उपायों से भी यहाँ की गरीबी जितनी जल्दी समाप्त हो, उसको समाप्त करके, उसका निर्मूलन करके एक ऐसे पर्यावरण का सृजन करना जिससे बाहर का कोई व्यक्ति आए तो रिपेल न हो, वो ऐसा महसूस करके नहीं जाए कि कहाँ स्वच्छता जरूरी है। जो भी है, सड़कें हैं, मकान है, घर है, होटल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इन सब पे स्वच्छता हमारे यहाँ नहीं है। स्वच्छता की नितांत कमी है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी जी दोनों स्वच्छता पर जितना बल देते हैं, यदि प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य समझे और स्वच्छता को पर ध्यान दे, स्वच्छता बनाए रहे, तो ये पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक स्थल होगा। एक वीकनेस ये है। दूसरा कि स्वच्छता का नितांत अभाव है। ओडीएफ का जो अभियान चला है बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ है, परंतु हम नहीं कर सकते कि वो 100% हुआ है। और अभी भी खास करके ग्रामीण अंचल से गुजरने वाली सड़कों पर यदि शाम को कोई अपनी गाड़ी या बस से जाता है तो वो फिर दोबारा नहीं आना चाहेगा। इस तरह का दृश्य हो जाता है।
सारी सुविधा सरकार से प्राप्त होने के बाद भी लोग अपनी आदतें नहीं बदल रहे, जिस हद तक बदलना चाहिए। और ये जब तक नहीं होगा, ये पर्यटकों को रिपेल करेगा, उनको वापस भेजेगा, उनको धक्का देगा जब यहाँ दोबारा मत आना। इस तरह की वीकनेस है। दूसरी वीकनेस यहाँ की बढ़ती जनसंख्या है, निरंतर बढ़ती जनसंख्या। गोरखपुर का अंचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश का अंचल, संलग्न बिहार का प्रदेश भारत के सबसे तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या जितनी शीघ्र हो सके वो नियंत्रित रहे, उसकी वृद्धि दर कम हो और वो वृद्धि दर कम से कम राष्ट्रीय औसत पर आ जाए। राष्ट्रीय औसत अर्थात 1.8% वार्षिक की दर से वृद्धि। नियंत्रण अर्थात प्रजनन दर कम से कम, और ज्यादा नहीं, बहुत अधिक है यहाँ भी, प्रजनन दर को कम से कम 2.5 पर तक आ जाए। इसके लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत पड़ेगी और ये अन्यथा पर्यटकों को हतोत्साहित करेगा। पर्यटन को प्रोत्साहित न होने की के मार्ग में यह भी एक बड़ा भारी अवरोध है। तीसरा, इन दोनों के कारण गरीबी और बढ़ती जनसंख्या और स्वच्छता का अभाव, इस सब के कारण यहाँ इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों का प्रकोप, यहाँ के जल का अशुद्ध होना और वायु की गुणवत्ता की कमी होना। वायु भी का गुणवत्ता भी वांछित स्तर से बहुत अधिक नीचे है या ये पानी के ऊपर है। खास करके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, चाहे SPM 10 हो या SPM 2.5 हो, इन दोनों का बड़ा उच्च स्तर है, असहनीय स्तर है। अभी तो बिल्डिंग एक्टिविटीज के कारण ये ज्यादा शहरों के आसपास और भी ज्यादा है और देहातों में तो कम होगा। लेकिन अभी मैं देख रहा था एयर 2020 गंगा क्षेत्र का है। यहाँ पर भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वायु गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है। खास करके SPM 10 और SPM 2.5 नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका स्तर बहुत ऊंचा है और इसको कमी लाने की जरूरत है। ये जब तक कमी नहीं आएगी, वायु स्वच्छ नहीं होगा, जल स्वच्छ नहीं होगा। यदि जल ऐसे ही गंदगी जल में रहेगी तो ये पर्यटकों के लिए आकर्षण नहीं वरन विकर्षण होगा। ये है इसकी दुर्बलता इस क्षेत्र की, जिससे हमें आंख मूंदना नहीं चाहिए यदि पर्यटन को हमें बढ़ावा देना है तो। अब हम आए अपॉर्चुनिटीज उसी से साफ है कि अवसर बहुत अधिक है, क्योंकि गोरखपुर का लोकेशन, गोरखपुर की अवस्थिति नेपाल और वाराणसी, या हम ये कहें कि भारत के पठारी भाग के बीच में होने के कारण यहाँ बहुत ही संभावना है, बहुत ही अवसर है। अब उसके विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा देना चाहूँगा के मार्ग में क्या थ्रेट्स हैं, क्या खतरे हैं। यहाँ खतरे ही मंडरा रहे हैं। पर्यटन उद्योग पर सारी कनेक्टिविटी के बढ़ने के बावजूद, सारी स्वच्छ वातावरण हो जाने के बावजूद, ये गोरखपुर का परिक्षेत्र नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और नेपाल बॉर्डर हम सभी जानते हैं कि बड़ा ही पोरस बॉर्डर, कहीं भी उससे आ सकते हैं, कोई आवाजाही है, वीजा की जरूरत नहीं नेपाल के नागरिकों की, लेकिन इससे बहुत ज्यादा लाभ उठाते हैं। दूसरे
अवांछित असामाजिक तत्व, और वो कहीं से भी किसी प्रकार घुस जाते हैं। यदि भारत में आतंकवादी आना है पाकिस्तान से, वो नेपाल के रास्ते अधिक आता है, वो इसलिए अधिक सुरक्षित मार्ग हो जाता है। यहाँ पर कितने देश में हैं, नेपाल से बढ़नी है, आपका यहाँ सुनौली है, उधर रक्सौल है, ये सब के सब न सिर्फ वांछित असामाजिक तत्व आतंकवादी, वरन ड्रग पेडलर्स का भी ये प्रमुख मार्ग है, एंट्री मार्ग आने जाने की। जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक ये बड़ा भारी खतरा रहेगा। और हम देख रहे हैं कि आतंकवाद का की साया जब भी मंडराती रहेगी इस क्षेत्र पर, तो पर्यटक इधर आने का साहस नहीं करेंगे। उसी प्रकार आंतरिक कानून व्यवस्था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी जी का। वो अथक प्रयास कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर जाए। फिर भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, नित्य प्रति बलात्कार की घटनाएं, बड़ा भारी ये खतरा है पर्यटन की भी दृष्टि से। जब एक पर्यटक सुनता है, पढ़ता है अखबारों में कि यहाँ बलात्कार हो रहा है, नारियों पर अत्याचार हो रहा है, तो कभी भी इधर आने की कोई चेष्टा नहीं करेगा। इसलिए सबसे बड़ा प्रयास, अथक प्रयास होना चाहिए कि ये असामाजिक, ये कुरीतियां, बलात्कार, लूट, मर्डर, इस तरह की जब चीजें हैं तो ये सबसे भयंकर खतरे हैं। वैसे तो है ही देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन पर्यटक के लिए भी ये बड़े भारी खतरे का संकेत देते हैं। बंधुओं, मैंने ज्ञान दृष्टि से गोरखपुर परिक्षेत्र के पर्यटन की संभावनाओं पर विचार करने का प्रयास किया, जिनमें मैंने बताई क्या संभावनाएं हैं, क्या इसकी ताकत है पर्यटक को आकर्षित करने की दृष्टि से, क्या इस क्षेत्र में कमजोरी है, क्या इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अवसर किस प्रकार के हैं। जाहिर है जितना ही पर्यावरण स्वच्छ होगा, वायु की गुणवत्ता बढ़ेगी, जल की गुणवत्ता बढ़ेगी, शुद्ध पेय जल सबको मिलेगा, तरह तरह की जल जनित और वायु प्रदूषण जनित बीमारियों पर अंकुश लगेगा, उतना ही ज्यादा पर्यटन के लिए सुअवसर प्राप्त होगा। और अंत में मैंने संकेत किया कि कैसे इसके ऊपर मंडराते खतरों का, जो ज्यादातर कानून व्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों से व्याप्त हैं, उन पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। अपने इन विचारों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।